आज इस वीडियो में आप लोगों के सामने एनसीईआरटी की क्लास 12 सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको बताने वाला हूं। आप लोग सिर्फ इस वीडियो को आराम से देखिए, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। इसमें आप जो चित्र के हिसाब से भी आपको बता देंगे और लास्ट में 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है, जो आप लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। आप लोग सिर्फ इसको ध्यान से सुन लीजिए, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको इसमें बताने वाला हूँ। अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये जो है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली एक नगरीय सभ्यता थी। और ये नगरीय सभ्यता इसलिए कहती क्योंकि ये जो बसा हुआ था एकदम नगर की तरह, गांव की तरह नहीं था। इसमें हर तरह की सुविधा भी थी। इस सभ्यता का अगर विकास की बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इस वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाने लगा। लेकिन बाद में जो है बहुत जगह खुदाई जब शुरू हो गया तो पाकिस्तान के कुछ हिस्से में भी खुदाई किया गया, जहां पर हड़प्पा नामक एक स्थल था, जिसकी वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने लगा। पहले इसको किसी नाम से जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। लेकिन बाद में जब इसकी खुदाई पाकिस्तान की तरफ हुआ तो इसको फिर जाने लगा कि इसको हड़प्पा नाम दिया गया, जिसकी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। अब आगे बात कर लेते हैं सड़क और भवन के बारे में, रोड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो रोड और बिल्डिंग जो है हड़प्पा सभ्यता का, आप लोगों को बता दें, यहाँ पर देखिए त्रिभुजाकार में ये बसा हुआ था पूरा, अगर मैप में देखा जाए। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लीजिए इसकी सड़क के बारे में। और यहाँ बसे हुए देखिए, यहाँ पर ये सड़क आपको दिख रहा होगा, काफी चौड़ी सड़क होती थी। और सड़क जितनी भी होती थी, सभी घर का जो मुख्य मार्ग जो था, वो जो जितना भी जो मेन दरवाजा था, वो मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलता था, बल्कि अंदर जो गली होती थी वहां पर दरवाजा रहता था, उधर ही लोगों का दरवाजा खुलता था। साथ ही साथ इसके देखिए किनारे में ये नाली बना हुआ है। ये जो नाली जो बना हुआ था, तो घर से जितने भी गंदे पानी से निकलते थे वो क्या होता था, इसी नाली के द्वारा मेन नाले में आता था और ये नाला का पानी बाहर निकल जाता था। ये सारा ढका हुआ था, देखिए ऊपर में ढक्कन टाइप से दिया हुआ है। ये सारा चीज सिंधु घाटी सभ्यता में ये पहले से ही देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो नगर जो बसा हुआ था, काफी सुव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ था। यहाँ सड़क था, नाला था, और साथ ही साथ यहाँ हर तरह की सुविधा थी। घरों में बाथरूम भी था, और साथ इसके अलावा रसोई घर, रहने के लिए जो मकान सब था एक अलग टाइप का, पक्की ईंटों का बना हुआ था। ये कोई ग्राम नहीं बल्कि नगरीय सभ्यता थी। आगे इसके बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी, यानी 90 डिग्री पर काटती थी। आगे जाकर के ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा एकदम सीधा चलता था और फिर आगे जाकर के ये घूम जाता था। फिर आगे इसके बारे में अगर जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में खान पान, किस तरह के लोग वहाँ खाना पीना पसंद करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान जो भी वस्तु मिली उसके आधार पर जो है इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के वासी जो है भोजन के रूप में गेहूं, जौ, चावल, दूध, फल, मांस आदि का सेवन करते थे। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो फलों में वे अनार, नारियल, नींबू, खरबूज, तरबूज आदि का भी प्रयोग करते थे। फल भी खाते थे, सब्जी ये सब भी वहां चलता था, साथ ही अनाज सब भी। खुदाई के रूप में यहाँ पर जो मिले वो कांसे में बने हुए एक दर्पण यानी एक आईना मिला, जिसको मिरर बोलते हैं। साथ ही साथ हाथी दांत कंघी भी प्राप्त हुई है, जो कि आपको यहाँ पर चित्र में साफ साफ दिख रहा होगा। ये कंघी मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान खुदाई में जब मिला था। और उसके अलावा ये दर्पण देखिए, ये आईना था, मिरर जिसको बोलते हैं। बाकी इसका शीशा तो टूट गया होगा क्योंकि काफी पुराना था, खुदाई के दौरान भी टूट सकता है। लेकिन ये जो पीछे का जो शेप बना हुआ है, ये तांबा का बना हुआ था या कांसा का। और इसके अलावा इस पे आईना लगा हुआ था, जो कि आईना तो खत्म हो चुका है, लेकिन यही शेप में उस टाइम में ये खुदाई के दौरान निकला था। आगे बात करते हैं इसको, तो वहां उस समय जो स्त्री और पुरुष थे, दोनों आभूषण यानी जितने भी जो ज्वेलरी थे वो लोग खुद पहनते थे। लेडीज भी पहनती थी और जेंट्स भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेडीज ही मेकअप करती थी या वे पहनती थी, जेंट्स भी कुछ जगह पर पाया गया कि जेंट्स भी इसका उपयोग करते थे। इसमें क्या क्या चीज था मेन, तो इसमें था मस्तकाभूषण, कंठहार, कुंडल, अंगूठियां, चूड़ियां, कटिबंध और पाजेब। ये सारा चीज मिला था कहाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान। यहाँ पर आप चित्र से भी समझ सकते हैं, ये सारा चित्र में आप देख सकते हैं, ये सारा जो चीज मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मिला था। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में खुदाई के दौरान मिट्टी का खिलौना भी मिला है। और मिट्टी का खिलौना जो मिला है, तो सबसे बड़ी बात है कि काफी अच्छे ढंग से बना हुआ मूर्ति ये खिलौना सब था। और ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बैलगाड़ी सब था, छोटा छोटा खिलौना था बच्चों लोग के लिए। तो ये भी किसके दौरान मिला है, हड़प्पा सभ्यता के खुदाई के दौरान। उद्योग तथा शिल्प की अगर बात कर लेते हैं, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट की, तो उस समय जो इंडस्ट्री जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती थी। तांबे के साथ यहाँ पर टीन में मिला करके कांसा बनाना शुरू कर दिया था वो लोग, तांबे के साथ टीन का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, उसको लोहे का कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये बर्तन आप लोग देख रहे हैं, ये सारा सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान मिला था। इसको देख लीजिए, काफी खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया था और काफी अच्छा दिखने में भी लगता था।
इसके अलावा बात करते हैं तो ताम्र और कांस्य के सुंदर बर्तन भी मिले थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिट्टी का भी बर्तन मिला था, कांसे का और जो है तांबे का बर्तन भी मिला था सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान। आगे अगर बात कर लेते हैं तो ये जो कांस्य युगीन जो वस्तुएं का उदाहरण जो है नर्तकी की मूर्ति भी मिली थी, यानी डांस करती हुई एक मूर्ति मिली थी। और इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पूजा की बात करते तो ये पशु पूजा, वृक्ष पूजा और नाग पूजा करते थे। ये देखिए फिगर में आपको दिया हुआ है, इसी की वो लोग पूजा करते थे, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और आगे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कई मोहरें भी मिली थी। मोहर जो मिलती थी वो एक सींग वाले बैल के रूप में भी मिला है, जो कि आपको पिक्चर में आप लोग साफ से देख सकते हैं इस तस्वीर में। यहाँ देखिए यहाँ एक सींग वाला यहाँ पर बैल मिला है, और यहाँ पर देखिए जो ऊपर में कोई डिजाइन से जो लिखा हुआ है इसको अभी तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है, क्योंकि उस समय में चित्रकारिता रूप से या एक खुदाई करके ये लोग लिखते थे, लेकिन इसके बारे में ठीक से कोई अध्ययन नहीं हो पाया है। लिपि की बात कर लेते हैं तो लिपि में क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चित्रात्मक लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। बहुत सारा प्रयास किया गया लेकिन इसको पढ़ने में सफलता नहीं मिल सकी है। इसके अलावा बात करते हैं तो ये उर्दू की तरह दाएं से बाएं तरफ लिखा जाता था, हिंदी की तरह नहीं बाएं से दाएं, बल्कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। और देखिए पत्थर पे या कहीं पर भी ये लोग खुरेद करके इसको लिखते थे। इसका डिजाइन के हिसाब से इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद अगर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में, तो ये समाज मात्र सत्तात्मक रहा था। इतिहासकारों के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभक्त था, विद्वान, श्रेष्ठ और योद्धा था, इसमें श्रमिक थे और व्यापारी। ये 4 लोग जो थे सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोगों को देखने को मिलते थे, और ये लोग काफी अच्छे और विद्वान लोग थे, पढ़े लिखे थे कुछ इसमें। यह समाज जो था मात्र सत्तात्मक रहा था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ कहना है कि ये लोग जो बरसे हुए 4 लोग, इसमें से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं मिली थी उस समय जो आप लोगों को सोच करके भी हैरानी होगी कि उस समय में इतना डेवलप किया हुआ था, जिसमें खास करके ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र के अलावा यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को बहुत सारे चीज ऐसे मिले जो खुदाई के दौरान आप लोग देख रहे हैं, नाला, सड़क, ये सब सारा मतलब एक सब समाज बसा हुआ था। इसके अलावा ये लोग जो शांति प्रिय लोग थे, ये लोग को युद्ध से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है युद्ध का या कोई हथियार का जो मिला जो ये लोग युद्ध में प्रयोग किए हों। इसके अलावा अगर बात कर लेते ये लोगों का, तो ये लोग क्या थे कि इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के व्यापार इसमें सीमित माने जाते हैं। यानी ये लोग जो है अपने लोकल भी व्यापार करते थे और बाहरी व्यापार भी करते थे। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार का अलग अलग मत है इसके पतन को लेकर के, यानी ये कैसे खत्म हुआ, पतन का मतलब हुआ इसका इंड कैसे हुआ। तो इसमें जो खास करके गार्डन चाइल्ड्स, मार्टिन व्हीलर और पिगट जैसे विद्वान का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे जो मेन कारण था वो आर्यों द्वारा आक्रमण करने का था, क्योंकि आर्य लोग जो आक्रमण किया तो सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गई। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि आर्य लोग जो थे वो खुद भारतीय थे, और भारतीय लोग क्यों भारत पे ही आक्रमण करेंगे, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो ये भी ऐसा क्लियर नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार है जिसका कहना है कि बाढ़ की वजह से हो सकता है, या सुखाड़ की वजह से, या कोई प्राकृतिक आपदा है, जैसे कोरोना आता तो कैसे कितना नुकसान हुआ था, उसी टाइम कोई प्राकृतिक आपदा आया होगा और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट कर दिया होगा। लेकिन इसके बारे में भी सभी का अपना अपना एक मत है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। आगे बात करते हैं तो इस सभ्यता से जुड़ी हुई 1400 बस्तियों की खोज की जा चुकी है। यानी लगभग कितनी बस्तियों की खोज की जा चुकी है? 1400 बस्तियों की। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कालखंड के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम जान लेते हैं तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस सभ्यता को 2300 से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। ईस्वी पूर्व ये सब, इसलिए उल्टा चलता है, सीधा नहीं चलता। 2300 पहले आएगा और 1705 पहले बड़ा नंबर आएगा फिर छोटा नंबर, ये उल्टा चलता है ईस्वी पूर्व में। तो ये सभ्यता जो लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्रीय विस्तार का। तो इसका जो क्षेत्रीय विस्तार जो फैला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता भारत के भूमि में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक त्रिभुजाकार के रूप में फैला हुआ था। त्रिभुजाकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर जहां जहां पर इसकी खुदाई हुई थी उस एरिया को अगर लेकर के अगर एक लाइन खींच दिया जाए तो ये एक त्रिभुजाकार होगा। आपको मैप में साफ साफ समझ में आ जाएगा। मैप में आप लोग साफ साफ समझ सकते हैं, इसमें क्लियर दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता भारत की भूमि में कितना 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये 4 दिशाओं में बटा हुआ था। अगर बात करते हैं उत्तर में तो ये मांडा, जम्मू कश्मीर, यहाँ दिख रहा होगा सबसे ऊपर में आपको मांडा, ये उत्तर साइड में था भारत के मैप के हिसाब से, और ये जम्मू कश्मीर में है। अगर बात करते हैं दक्षिण की
तो यहाँ पर देखिए दैमाबाद होगा जो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ था? महाराष्ट्र में। इसके अलावा फिर आगे देख लेते हैं, पूर्व में आलमगीरपुर था जो उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में। और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान में जो है पश्चिम में जो है ये सुतका गेंडोर था, वह पाकिस्तान में। ये समझ में आ गया, ये चारों दिशा में ये फैला हुआ था। लेकिन अगर मैप में अगर इसमें लाइन खींच दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिभुजाकार। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, वहां मैप के अलावा यहाँ पर भी समझ सकते हैं इसको, ये किस तरह से फैला हुआ था। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, प्रमुख स्थल के बारे में। देखिए अब अलग अलग स्थल के बारे में डिटेल आपको बता देंगे, आप लोग इसको भी समझ लीजिएगा, तब 1 से लेकर आप 40 तक के ऑब्जेक्टिव को आराम से बना सकते हैं। हड़प्पा की बात कर लेते हैं, तो हड़प्पा में दयाराम साहनी इसकी जो है खुदाई करवाए थे 1921 में। अगर बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो ये क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा का उत्खनन किसने करवाया? तो दयाराम साहनी ने करवाया था 1921 में। आगे अगर बात कर लेते हैं इसका, तो यह स्थल जो है वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है और यहाँ सबसे पहले उत्खनन करवाया गया था। यह रावी नदी के तट के किनारे बसा हुआ है। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज पर्यटक जो थे चार्ल्स मैसन, इसी ने हड़प्पा के टीले के विषय में लोगों को बताया था, सबसे पहले जानकारी दी, लेकिन खुदाई ये नहीं किए थे। ये आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा। दयाराम साहनी इसकी खुदाई करवाए थे, बस ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहाँ पर कब्रिस्तान भी मिला था, कुछ जगह इसको जलाने का भी प्रचलन था, लेकिन मुर्दों को बहुत जगह यही मिला है कि कब्रिस्तान मिला था, जो कि उत्तर और दक्षिण के मुंह इसको करके इसको दफनाया जाता था मुर्दे को। और यहाँ अगर खुदाई के दौरान देखा जाए, तो खुदाई के दौरान यहाँ पर मनुष्य के शरीर से बलुआई पत्थर से बनी हुई मूर्ति मिली थी, बैलगाड़ी का भी साक्ष्य मिला है। यह सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई से प्राप्त तमाम संरचनाओं को दूसरी सबसे बड़ी संरचना मानी जाती है। आगे बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, तो इसकी खुदाई जो करवाए थे वो राखाल दास बनर्जी थे। उत्खनन जो करवाया था वो राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। ये भी याद रखना कि 1922 ईस्वी में करवाए थे। और आगे इसके बारे में जान लेते हैं कि इसको मृतकों का टीला भी कहता है, माउंड ऑफ द डेड भी कहता है। ये भी प्रश्न आता है बार बार कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? तो मृतकों का टीला। इंग्लिश में बात करते हैं तो माउंड ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो का एक सिंधी भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ ही होता है कि मृतकों का टीला। इसका मतलब यही निकल के आता है। यह वर्तमान पाकिस्तान में सिंध से बात करते हैं तो ये लरकाना जिले में स्थित है और यह सिंधु नदी के तट पे स्थित है। ये पूछेगा कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु के। और इस स्थल पर उत्खनन जो करवाया था 1922 ईस्वी में श्री राखालदास बनर्जी ने करवाया था। इसके बारे में देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है कि इस स्थल से जो है हमें विशाल स्नानागार मिले थे, यानी नहाने का। ये देखिए ये स्नानागार था, इसके अंदर पानी भर दिया जाता था, मगर जब पानी गंदा हो जाता था तो इसको निकासी करने का भी एक रास्ता था, सारे पानी को बाहर निकालने का। देखिए यहाँ पर चौड़ा सा एक रास्ता बना हुआ सामने, इसी से सारा पानी बाहर निकल जाता था, फिर नया पानी इसमें भर दिया जाता था। इसके अलावा अगर बात कर लेते तो यहाँ से नर्तकी की मूर्ति मिली है, मतलब एक डांस करती हुई मूर्ति मिली है, जो आप लोगों को अक्सर ये बुक में ये मूर्ति देखने को मिलता होगा। ये कांसा की बनी हुई मूर्ति थी। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्राप्त अवशेष भी मिले हैं कांस्य की नृत्य मूर्ति के अलावा जो है पशुपति नाथ मूर्ति मिला है, सूती कपड़ा और अलंकृत दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला है। ये सारा आपको फिगर में साफ साफ दिख रहा होगा। ये देखिए इसी की पूजा होती थी वहां पर। इसके अलावा बात करते तो ये पुजारी जो है दाढ़ी वाले पुजारी का भी वहां पर मूर्ति मिला है। ये सारा चीज कहाँ मिला है आपके? तो मोहनजोदड़ो में। अगला अगर बात करते हैं तो चंद हुदड़ो के बारे में। चंद हुदड़ो के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो उत्खनन करवाए थे वो एन गोपाल मजूमदार करवाए थे 1935 में। ये जो है सिंधु नदी के तट के स्थित बसा हुआ है। ये भी याद रखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना कौन किस नदी के किनारे बसा हुआ, सिर्फ एकदम, क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न आता ही है। तो सिंधु नदी के तट के किनारे ये भी बसा हुआ था। और यहाँ पर जो है मनके बनाने की दुकान है, बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ते का पद चिन्ह यानी पैर का चिन्ह दिया गया कि ये क्लियर उसमें सब निकला था खुदाई के दौरान। चंदुदुलो वर्तमान में पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य 1935 ईस्वी में अर्नेस्ट मैकेल के नेतृत्व में किया गया था। ये भी ऑब्जेक्टिव बनता है, आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना होगा। ये देखिए खुदाई के दौरान जो यहाँ का जो मिला था, ये सब यहाँ पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की सभ्यता थी और कैसा वहां पर मिला था। यहाँ कुआं भी था, सीढ़ी भी था, नहाने का एक अलग इंतजाम था, अन्न रखने का सामान अलग था। बहुत ही ज्यादा सभ्य सभ्यता मानी जाती थी। और ये इसके अलावा जो यहाँ पर है शहरीकरण का अभाव इस जगह पे कम मिलता है, यानी शहरीकरण जो है
जितना मोहनजोदड़ो सब में मिला था यहाँ पर बात करते तो उसके हिसाब से यहाँ पर शहरीकरण कम देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ मुहर यहाँ भी मिला है, मन का यानी मिट्टी का बर्तन सब भी यहाँ मिला। आप लोग फिगर में देख सकते हैं ये सारा बर्तन भी यहाँ से मिला है। ये सब कहाँ से मिला है? तो चंदोदड़ो से। साथ ही साथ यहाँ पर ईंट भी मिले, ईंट के मकान भी मिले, लेकिन ये बहुत ज्यादा शहरी टाइप से ये बसा हुआ नहीं था। अगर आप बात कर लेते हैं आगे कालीबंगा के बारे में, कालीबंगा जो है ये अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन करवाया था। कालीबंगा का अमलानंद घोष ने। और देख सकते हैं आप लोग फिगर में कि ये कालीबंगा जो है ये भारत में कहाँ पर है? तो बात कर लेते हैं ये राजस्थान में है। और ये एक हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है कालीबंगा। साथ ही साथ अगर इसमें ध्यान देने के लायक है जो बात ऑब्जेक्टिव बनता है, ये सरस्वती नदी, वर्तमान में इसको बोलते हैं घग्गर नदी, पहले इसको सरस्वती नदी बोलते थे, इसी के किनारे ये बसा हुआ था। इस स्थल की खोज जो 1953 ईस्वी में कहा जाता है कि ये अमलानंद घोष ने किया था। इसके बारे में जो थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को बता दी, ये देखिए फिगर में आप लोग साफ साफ दिख सकते हैं इस जगह का जो बसा हुआ था किस तरह का यहाँ पर है। साथ ही साथ बात करते हैं कालीबंगा नामक स्थान की बात करते हैं। इस स्थान से जुटे हुए खेत भी मिले हैं। साथ ही साथ दो फसलों को बुआई की भी एक प्रमाण मिला कि दो फसलों को एक साथ बोया जाता था इस जगह पर, यानी उपजाया जाता था। यहाँ से जल निकासी प्रणाली के साक्ष्य नहीं मिले, यानी जो पानी जो निकलने का कोई एक रास्ता होता था, यहाँ पर वैसा साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ पर जो जो मोहर मिलती थी वो बेलनाकार था। ईंट के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पर। अग्नि वेदिकाएं, ऊंट की हड्डी भी मिली है और लकड़ी का हल भी मिला। हल का प्रमाण पूछेगा कहाँ मिला? तो कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। आगे बात कर लेते हैं फिर लोथल की। तो लोथल के बारे में जान लीजिए कि लोथल जो है इसकी खुदाई जो किया था वो आर राव, जिसको पूरा नाम बोलते हैं रंगनाथ राव। ये देखिए लोथल के जो बसा हुआ था, काफी ये भी सभ्य बसा हुआ था, काफी सुंदर दिखने में लग रहा है। लेकिन यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये जो बसा हुआ था 1955 और 60 के बीच में खुदाई की गई थी। ये गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे। दो चीज याद रखना कि ये कहाँ पर बसा हुआ है? तो ये गुजरात में बसा हुआ है लोथल, और भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये यहाँ पर एक मानव निर्मित बंदरगाह मिला था। बंदरगाह किसको बोलते हैं बता दे रहे हैं कि बड़ी बड़ी जहाज जहाँ करके किनारे में रुकती है, पानी वाली जहाज, उसको बंदरगाह बोलते हैं। और यहाँ पर गोदीबाड़ा यानी डॉक यार्ड मिला था, यानी जहाज बनाने का या जहाज को मुरम्मत, जो पानी वाली जहाज थी खराब हो गया उसको ठीक करना या नई जहाज बनाना है, तो वो भी यहाँ पर मिला था। गुजरात के भोगवा नदी के किनारे जो बसा हुआ है लोथल, यहाँ पर मिला था। फिर आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। यह स्थल जो है प्रमुख बंदरगाह के नाम से जाना था, यानी ये बहुत बड़ा बंदरगाह था जहां से व्यापार का काम भी होता था। यहाँ पर चावल की भूसी, अग्नि वेदिकाएं, शतरंज का खेल, लोथल से धान व बाजरे दोनों का साक्ष्य मिला है। साथ ही साथ देख लेते हैं आप सुरकोतदा के बारे में। सुरकोतदा जो है इसको जगपति जोशी ने 1964 ईस्वी में क्या खुदाई किया था, और ये भी गुजरात में है। सुरकोतदा भी कहाँ है? तो गुजरात में है। खुदाई करने वाले जगपति जोशी थे, जो 1964 में कहा था कि इसकी खुदाई हुई थी। ये देखिए ये भी कैसे बसा हुआ नगर है, इसके बारे में इस तरह का दिया गया कि ये जो नगर जो बसा हुआ था इसी ढंग से बसा हुआ था। ये सब शहरी जो सभ्यता थी, कोई भी यह गांव टाइप का नहीं था। यहाँ देख लीजिए उस टाइम में भी ये बड़े बड़े पत्थर ईंट से बना हुआ मकान सब देखने को मिलता था। साथ ही यहाँ देखिए ये कुआं था, यहाँ पर भी कुएं का भी ये था। और अगर बात करते हैं अगला बनवाली के बारे में, तो बनवाली के जो खुदाई किया था वो आर एस विस्ट किए थे 1974 में। आर एस विस्ट याद रखना है बनवाली के बारे में। और ये हरियाणा के हिसार जिले में है। बनवाली पूछ लेगा कि कहाँ है, तो बनवाली के बारे में बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये हिसार में है। आगे बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। धौलावीरा के बारे में जान लीजिए कि धौलावीरा की जो उत्खनन करवाया था वो आर एस विस्ट 1985 में किया था, 1985 में। ये भी वही करवाए थे, आर एस विस्ट ने धौलावीरा को। ये भी देखिए किस तरह से बसा हुआ था। सबका फिगर के साथ अब दे दिए हैं, आप लोग सिर्फ इसको ध्यान में रखिएगा। और जो बता रहे उसको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये सब चीज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव आता ही है। साथ ही साथ बात करते हैं गुजरात के कच्छ रंग में स्थित जल निकासी का प्रबंध, जल कुंड यहाँ पर था। यहाँ यानी जल निकलने का प्रबंध था यहाँ पर। साथ ही साथ अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जितना भी बताएं इससे रिलेटेड अब 1 से लेकर 40 तक ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बताने वाला हूँ। जितना बताएं उसी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हर कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में, एनसीईआरटी जो 12 में जो बच्चे हैं उसमें आता है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आप लोग इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। कि निम्न में से कौन सा सिंधु लोग सैंधव निवासी जो थे, जो प्रिय पशु था, सबसे प्रिय पशु पूछ रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेवरेट एनिमल ऑफ द इंदूस पीपल। तो इसका जो सबसे फेवरेट पशु था वो बुल था, सांड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न का कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल में सबसे पहले किस स्थल की खुदाई हुई थी। तो सबसे पहले पूछा कि किस स्थल की खुदाई हुई थी, तो वो था हड़प्पा का। सबसे पहले किसकी खुदाई हुई थी, हड़प्पा का। तो विच साइट वाज द एक्सकेवेटेड फर्स्ट एमंग द साइट ऑफ द इंदूस वैली सिविलाइजेशन। तो 8 नंबर हो जाएगा हड़प्पा। तीसरा नंबर प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते हैं। हु इंदूस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट कंसिडर्ड कंटेम्प्रेरी। तो ये इसका आंसर क्या जाएगा, तीसरे नंबर का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। डी में क्या हो जाएगा, क्रेत की सभ्यता। क्रेते की सभ्यता, बाकी सब मिलता है, चीनी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, और यहाँ पर मोसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इसका रिलेशन है, लेकिन क्रेत की सभ्यता से इसका कोई लेना देना नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम सभ्यता विकसित हुई थी। प्रथम के बारे में पूछ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ द इंदूस सब कॉन्टिनेंटेड डेवलप्ड इन, तो सी नंबर हो जाएगा, सिंधु के मैदान में। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि हड़प्पा की खुदाई की गई थी। तो हड़प्पा की जो खुदाई की गई थी, बात करते हैं कि हड़प्पा वाज द एक्सकेवेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन दयाराम साहनी। हड़प्पा की खुदाई कौन किया था, दयाराम साहनी ने। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ब्रॉन्ज एज जिसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का उत्तर। 7 नंबर सवाल देख लेते हैं। 7 नंबर में है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921, 1921 में। इन विच ईयर वाज द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा डन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो 1921 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान को सिंध का बाग कहा जाता है। कि विच प्लेस द इंदूस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द गार्डन ऑफ सिंध। इसका आंसर क्या जाएगा, 8 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी नंबर, कालीबंगा। 9 नंबर सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। द ट्विंस कैपिटल ऑफ द इंदूस वैली सिविलाइजेशन वाज। तो पहला जो जुड़वा था वो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। 9 नंबर का सी हो जाएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 10 नंबर सवाल देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। कि इन विच ऑफ द बिगेस्ट सिटी हड़प्पा सिविलाइजेशन, सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था। तो ये जो करवाया था वो ऑप्शन नंबर बी होगा, हड़प्पा में। दयाराम साहनी कहाँ करवाए थे, तो हड़प्पा में। 12 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में कौन किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रखलदास बनर्जी ने करवाया था। कि हु डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो इन 1922। ऑप्शन क्या जाएगा, रखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। तो अगर बात करें तो इसके भाषा की, तो वो हो जाएगा सिंध की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंध। अगला सवाल देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अब किस नदी के, मोहनजोदड़ो वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। 15 नंबर सवाल है, कांस्य सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। विच वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो ये जो पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहनजोदड़ो। 16 नंबर सवाल है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। तो ये 16 नंबर सवाल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैसन ने। हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है, उल्लेख ना कि खुदाई का बात है, उल्लेख कौन किया था, तो चार्ल्स मैसन ने। 17 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले थे। तो वेयर वाज द रिमेन ऑफ द ह्यूज बाथ फॉन्ट इन द इंदूस वैली सिविलाइजेशन। 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो से। 18 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा कहां से मिला था। 18 नंबर का आंसर बात हो जाएगा इसका, तो डी नंबर हो जाएगा, लोथल से। फॉर वेयर द इंदू सिविलाइजेशन गोदीपाड़ा हैव बीन फाउंड, लोथल हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, लोथल कहाँ स्थित है। वेयर इज लोथल सिचुएटेड। लोथल की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात में।
20 नंबर में है कालीबंगा कहाँ स्थित है, वेयर इज कालीबंगा सिचुएटेड, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान में। 21 नंबर में है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती, सरस्वती हो जाएगा, पुराने जमाने में इसको सरस्वती बोलते थे, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, विकसित का पूछ रहा है कहां पर यह विकसित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमोत्तर भाग में, यानी अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि नॉर्थ वेस्ट की बात कर लेते हैं, पश्चिमोत्तर मतलब नॉर्थ वेस्ट में ये सबसे ज्यादा विकसित हुआ था। 22 के बाद 23 नंबर सवाल है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, पुरातत्व की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साहित्य। 23 नंबर सवाल है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, तो कौन एक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 23 नंबर का ए नंबर होगा साहित्य। 24 नंबर सवाल में है सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिकांश मोहरा प्राप्त हुई है, यह मोहरा किस चीज की बनी हुई थी, तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सेलखड़ी की, यानी कीमती पत्थर होता था, सेलखड़ी क्या था, एक कीमती पत्थर, उसी से बना हुआ रहता था मुहर। सारा चीज फिगर में आप लोग देख ही चुके हैं। 25 नंबर में है कि मनके के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी, मनके विच सेटलमेंट वाज द फेमस फॉर द बेड्स, तो इसका आंसर क्या जाएगा 25 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनवाली। 26 नंबर सवाल है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है, तो 26 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 का। 27 नंबर देख लेते हैं, 27 नंबर में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था, तो विच वाज द पोर्ट ऑफ द सिटी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका बता ही दिए थे, तो 27 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोथल। 28 नंबर 28 नंबर देखते हैं सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये जो मिली थी 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो से। 29 नंबर में सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण पूछ रहा है, तो हल का प्रमाण कहाँ से मिला था, 29 नंबर का डी नंबर हो जाएगा कालीबंगा से। 30 नंबर सवाल देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नगर पालिका जैसा, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर सवाल देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, कौन सा धातु वो लोग नहीं आविष्कार हुआ था या उसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी, तो बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोहा, लोहा के बारे में इसको जानकारी नहीं थी। 32 नंबर सवाल देख लेते हैं, 31 हो गया था, 32 नंबर में हो जाएगा सवाल कलकत्ता में एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो ये जो किया गया था तो 32 नंबर का जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी में जाएगा विलियम जोन्स। 33 नंबर सवाल है हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद के प्रकाश डाला गया था, तो विच आर्कियोलॉजिस्ट हैज थ्रोन लाइट ऑन द कॉन्केव मिल्स फाउंड इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन, 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्नेस्ट मैके ने। 34 नंबर सवाल है निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिव, इसका शिव हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी चाइना के साथ इसका कोई व्यापार नहीं होता था, अफगानिस्तान के साथ था, मोसोपोटामिया के साथ था, ईरान के साथ था, लेकिन चाइना के साथ नहीं था। आगे बात करते हैं 36 नंबर में हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा की बात करा तो हड़प्पा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंदुस, जिसको बोलते हैं सिंधु, इंग्लिश में इंदुस बोलते हैं। 37 नंबर में है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था, मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है 37 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर डी बनर्जी, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन करवाया था, आर डी बनर्जी ने। 38 नंबर में लोथल के बारे में, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है, लोथल जो है वो रावी नदी के किनारे अवस्थित, ये रावी कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी भोगवा नदी के किनारे, लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। 39 नंबर में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, 39 नंबर हो जाएगा आंसर बी नंबर आपका कांस्य युग, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। 40 नंबर में हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे, बताए भी थे आप लोगों को उत्तर और दक्षिण, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 नंबर 41 में है कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा जो स्थित है वो कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन आप लोग पास ध्यान में रखिएगा। 42 नंबर में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो हड़प्पा नगर का सबसे बड़ा अगर नगर पूछ रहा है तो मोहनजोदड़ो था।
43 नंबर में है 43 में, हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। 44 नंबर, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? मोहनजोदड़ो की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिंधु नदी के किनारे। 46 नंबर में है सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? तो नर्तकी की मूर्ति के बारे में बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो। 47 नंबर प्रश्न है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था, तो समाज किस तरह का था? 47 नंबर में देख लेते हैं। तो ये समाज उस वक्त था मात्र सत्तात्मक था, समाज जो बैठा हुआ था वो मात्र सत्तात्मक रूप में था। 48 नंबर में है कालीबंगा नदी के किनारे अवस्थित है, कहने का मतलब है कालीबंगा जो वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो बसा हुआ था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरस्वती, जिसको घग्गर बोलते हैं। वर्तमान में घग्गर और पुराने टाइम में सरस्वती नदी पुकारा जाता था। 49 नंबर में है हल से जुते खेल का साक्ष्य कहाँ मिला है? खेत का। तो हल से जुते खेत का साक्ष्य जो मिला है वो मिला है कहाँ से? कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लास्ट सवाल देखते हैं 50 नंबर जो है कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है? जब आप जो फिगर जो देखिए जो शुरू में बताए थे उसमें बोला कौन सा जानवर आपको नहीं मिलेगा? हाथी मिलेगा, बाघ भी मिलता है, भैंस भी मिलता है, लेकिन शेर का कहीं पर निशान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जगह लायन, जिसको क्या बोलते हैं? सिंह बोलते हैं, सिंह। इस तरह 1 से लेकर के 50 तक ऑब्जेक्टिव भी बता दिए, साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जहां हो सका मेन मेन पॉइंट आप लोगों को बता दिए हैं। अगर एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो उसको आप लोग लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आएगा तो आराम से उसको भी बना सकते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में लेकर के आए थे क्लास 12 के लिए, एनसीईआरटी की थी, और आप लोगों के लिए अगला चैप्टर फिर लेकर के हिस्ट्री का। और इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 10 क्लास 12 का हर विषय के बारे में ऑब्जेक्टिव आराम से आप लोगों को अवेलेबल करा देंगे। आप लोग का परीक्षा अच्छा जाए इसी के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, जहां से मिले आप लोग को नॉलेज मिले वहां से आदमी को नॉलेज ले लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य को पीछे लगे रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती।